हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में अपन ने परमाणु अनुसंरचना, तत्वों का वर्गीकरण, यौगिकों के प्रकार, ये सारा डिस्कस कर लिया था और उसमें अपन ने अणुसूत्र भी बनाना सीखे थे। अभी जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अगला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इसमें अपन ने बताया था कि परमाणु से अणु का निर्माण का कारण जो अपन स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, परमाणु से अणु बनने का कारण है स्थायित्व में आना। परमाणु परमाणु क्रिया करके अणु बनाते हैं तो उसका कारण है स्थायित्व में आना। और इसी दौरान बहुत सारे पदार्थ मिलकर आपस में क्रिया करते हैं और नए प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। अब पदार्थ में के वर्गीकरण में अपन ने बताया था तत्व यौगिक। क्या बताया था भाई अपन ने? तत्व यौगिक। अब नया पदार्थ बनता है तो तत्व तत्व क्रिया कर लेते हैं, तत्व यौगिक क्रिया कर लेते हैं, यौगिक यौगिक क्रिया कर लेते हैं। अलग अलग प्रकार से पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं। और इसको अपन ने बताया था नए पदार्थ का निर्माण, वो अपन ने बताया था रासायनिक परिवर्तन। तो जब ये पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं ना, इनके आपस में जो क्रिया है उसे नाम दिया जाता है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं और नया पदार्थ बन रहा है उस क्रिया को नाम दिया जाता है रासायनिक अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। नया पदार्थ बन जाता है तो ये कि स्थायी परिवर्तन हो गया। तो इसमें ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है पदार्थों के निर्माण से, ये अलग अलग प्रकार से होती हैं। उसी आधार पर इनको नाम दिया जाता है। मूल रूप से अभिक्रिया जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, जो अभी अपन मेन डिस्कस करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों कहलाते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट। और इसमें बनने वाला पदार्थ जो है वो कहलाता है उत्पाद, प्रोडक्ट। वो उत्पाद प्रोडक्ट कहलाता है। अभिकारक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, और बनने वाला पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है भाई? उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। अब ये अभिकारक जो है वो मैंने आपको बताया कि तत्व तत्व हो सकते हैं, तत्व यौगिक हो सकते हैं, यौगिक यौगिक हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से, या अकेला यौगिक भी हो सकता है। ये स्थिति रहती है। और जब इनके आपस में क्रिया हो रही है उसी आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताए जाते हैं। तो इन पदार्थों के अभिकारकों की क्रिया से नए पदार्थों का निर्माण, प्रोडक्ट का निर्माण, उसको नाम दिया जाता है रासायनिक अभिक्रिया। भाग लेने वाले पदार्थ हो गए अभिकारक और बनने वाले पदार्थ हो गए उत्पाद। और किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थ को उनके सूत्रों की सहायता से अपन व्यक्त करते हैं, सूत्रों से दर्शाते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। उसे क्या बोला जाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों क्रिया कर रहे हैं और दोनों की क्रिया से नया पदार्थ बन रहा है जल, वाटर। अब देखो, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये तो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं, ये तो कहलाएंगे अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। क्या कहलाएंगे भी? ये अभिकारक। और जल बना प्रोडक्ट, ये कहलाएगा उत्पाद, प्रोडक्ट। अब इनकी क्रिया से नया पदार्थ बना, इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसमें भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और बनने वाला पदार्थ प्रोडक्ट। अब इनको सूत्रों की सहायता से व्यक्त करें। हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2 और जल बना H2O। तो इसमें जब अपन इनको सूत्रों की सहायता से व्यक्त किया तो ये जो बना, सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने पर ये जो बना, इसे नाम दिया जाता है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। इसे नाम दिया जाता है रासायनिक समीकरण।
इनको सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना, ये रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को हमेशा अभिकारक से उत्पाद की ओर एरो द्वारा दर्शाते हैं। ये एरो किधर चलता है? अभिकारक से उत्पाद। सपोज करो अगर ये एरो इस प्रकार से है तो फिर ये अभिकारक होगा, ये उत्पाद होंगे। समझ में आया? रासायनिक समीकरण में एरो किधर दर्शाया जाता है? अभिकारक से उत्पाद की ओर ये रहता है। जिधर एरो होगा वो प्रोडक्ट होगा और पीछे की जो टेल है वो अभिकारक को दर्शाएगी। तो यहाँ पर अभिकारक तो ये है और ये प्रोडक्ट है। अगर इसको अपन उल्टा कर दें, यहां से अगर अपन इसको इस प्रकार से लिख देंगे तो अब ये अभिकारक होगा और ये प्रोडक्ट होंगे, ये ध्यान देना है। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, बनने वाला पदार्थ उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद को उनके सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हमेशा अभिकारक से उत्पाद की ओर एरो से दर्शाया जाता है, इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब ये जो अभिकारक है इनकी अलग अलग स्थिति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताए जाते हैं। तो ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया किसको कह रहे हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर नया पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और उत्पाद को उनके सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, बनने वाला पदार्थ उत्पाद, इनको सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना उसे बोलते हैं समीकरण। समीकरण में एरो हमेशा अभिकारक से उत्पाद की ओर दर्शाया जाता है। अब ये जो अभिकारक हैं ये अलग अलग प्रकार से आपस में क्रिया करते हैं, उसी आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताते हैं। तो मूल रूप से रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार बताए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार बताए जाते हैं मूल रूप से 4 बताए जाते हैं। पहला नाम दिया जाता है योगात्मक अभिक्रिया। क्या नाम दे रहे हैं पहला भाई? योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा नाम दिया जाता है अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम लिखा है मैंने? अपघटन अभिक्रिया। तीसरा नाम दिया जाता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा नाम दिया जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, बाय डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। मूल रूप से अभिक्रिया के 4 प्रकार बताए जाते हैं: योगात्मक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी अभिकारक मूल रूप से 4 प्रकार से क्रिया करते हैं। अब योगात्मक जैसा नाम से आ रहा है, योगात्मक को ही दूसरा नाम दिया जाता है संयोजन अभिक्रिया। इसी को दूसरा नाम क्या देते हैं भाई? संयोजन अभिक्रिया। और इसको दूसरा नाम दिया जाता है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन वियोजन। पहले अपन बात कर रहे हैं योगात्मक संयोजन अभिक्रिया की। जैसा नाम से आ रहा है योग यानी जुड़ना, संयोजन होना। इसमें अभिकारक होंगे 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अभिकारक 2 होंगे और वो 2 अभिकारक, जैसे मैंने ए और बी दर्शा दिया, 2 अभिकारक है ये, और ये आपस में जुड़ेंगे। आपस में जुड़ेंगे तो एक प्रोडक्ट बन गया, वो इन दोनों से मिलकर बना है तो ए बी लिख दिया मैंने। इसका मतलब बताओ, इसमें दोनों अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? दोनों संयोजन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना। अब ये जो अभिकारक हैं ये स्थिति ये भी हो सकती है तत्व तत्व। अब बताओ अगर ये तत्व तत्व होंगे तो डेफिनेटली क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। अगर ये दोनों तत्व तत्व होंगे तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। अगर इनकी स्थिति ये भी हो सकती है कि ये दोनों ही यौगिक हो, अभिकारक दोनों ही क्या हो भाई? यौगिक। और ये आपस में जुड़ जाएं तो फिर उसको नाम दिया जाएगा यौगोत्पाद।
यानी दो यौगिकों के जुड़ने से बनने वाला उत्पाद, तो ये बड़ा प्रोडक्ट हो जाएगा। है तो ये भी केमिकल रूप से तो अभी भी ये यौगिक ही है, लेकिन बड़ा बड़ा यौगिक बन गया। और इसकी स्थिति ये भी हो सकती है कि एक तत्व और एक यौगिक, भाई यही तो स्थिति संभव है ना। भाई रासायनिक रूप से पदार्थों को अपन ने 3 वर्गों में बांटा था, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व और यौगिक मूल रूप से 2 पदार्थ बोलते हैं, मिश्रण होता है इन्हीं का बना हुआ। तो अभिक्रिया में भाग लेंगे तत्व और यौगिक, या तो दोनों तत्व जुड़ रहे हैं तो स्थिति ये बनेगी, दोनों यौगिक जुड़ रहे हैं तो बड़ा प्रोडक्ट बन गया, दोनों में से एक तत्व यौगिक, लेकिन यहां पर भी क्या लिखा जाएगा, यौगोत्पाद, यानी बड़ा उत्पाद बनेगा, ये स्थिति आएगी। तो योगात्मक संयोजन अभिक्रिया की स्थिति ये है। अब इसी में मैं एक एग्जांपल लेके देकर आए अपन, देखो H2 प्लस Cl2, क्या लिखा मैंने, H2 प्लस Cl2, H2 हाइड्रोजन गैस, Cl2 क्लोरीन गैस, और ये भी तत्व ये भी तत्व। बताओ तत्व तत्व है या नहीं है। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, तत्व अपन किसको कहते हैं, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। H2 में दोनों परमाणु हाइड्रोजन है, Cl2 में दोनों परमाणु क्लोरीन है, तो ये भी तत्व है ये भी तत्व है। अब बताओ जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन में जब भी प्रोडक्ट बनता है उसका सूत्र लिखना अपन ने सीखा था संयोजकता से। सूत्र हमेशा संयोजकता से ही बनाए जाएंगे, ध्यान रखना। तो H2 प्लस Cl2, अब हाइड्रोजन की संयोजकता 1 +1 यहां पर, और क्लोरीन की -1, दोनों की संयोजकता 1-1 है। दोनों की संयोजकता कितनी है भी, 1-1 है। हाइड्रोजन की है +1 और क्लोरीन की है -1, तो सीधा सूत्र क्या बन गया, HCl। सीधा सूत्र क्या बन गया भी, HCl, हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों क्रिया करके। तो यहां पर ये तो है तत्व तत्व, ये बन गया यौगिक, HCl बन गया यौगिक। अब इसमें देखो जो अपन ने सूत्र लिखा है ना HCl, ये यौगिक बन गया। अब होता है उसके बाद में बैलेंस करना। हमेशा अभिकारक से उत्पाद जब लिखोगे, उत्पाद का सूत्र हमेशा संयोजकता से लिखा जाएगा, बाद में करते हैं बैलेंस। अब कई तो बैलेंस ऐसे करते हैं कि ये 2-2 तो यहां पर भी 2-2 लगा दो, ये लो, ये बैलेंस हो गया। ये तरीका गलत है, सूत्र हमेशा संयोजकता से लिखा जाएगा। बैलेंस करते हैं गुणज अनुपात से, जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कोई हिट एंड ट्रायल का मतलब ये है कि करते रहो, जहां बराबर हो जाए वहां छोड़ दो, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जितने परमाणु भाग लेते हैं उतने ही प्रोडक्ट में बन रहते हैं। परमाणु न तो कम होते हैं न ज्यादा होते हैं, यानी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जितने अभिक्रिया में परमाणु भाग लेंगे प्रोडक्ट में उतने ही परमाणु होने चाहिए उसके। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के 2-2 परमाणु है ना, तो इधर भी 2 करेंगे, और इसके लिए अपन ने यहाँ इसको 2 से गुणा कर दिया, ये गुणन अनुपात है। तो बैलेंस करने के लिए गुणा करते हैं, वो करते हैं परमाणु संख्या बराबर करने के लिए। तो ये जो यहाँ 2 लगाओगे आप, इनके बैलेंस करने के लिए नीचे 2 नहीं लगाओगे, वो सूत्र में काउंट होगा, और सूत्र हमेशा लिखा जाएगा संयोजकता से। तो नीचे जो संयोजकता होती है, ध्यान रखना, नीचे वाली संख्या संयोजकता को दर्शाती है, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो H2 प्लस Cl2 से HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl किसका नाम था, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये यौगिक बना। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल हो गया, तत्व तत्व से यौगिक। फिर दूसरी स्थिति यौगिक यौगिक से यौगोत्पाद। यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, NH3 प्लस HCl। अब बताओ NH3 किसका सूत्र है, अमोनिया का, और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का। अब ये भी अलग अलग परमाणु से बना हुआ तो यौगिक है, ये भी अलग अलग परमाणु से बना हुआ तो यौगिक है, दोनों यौगिक हैं। जब इनकी रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन जो परमाणु है ये NH3 पर उपसहसंयोजक बंध बनाता है, जो अपन ने आयन बताया था NH4+, अमोनियम आयन बताया था अपन ने। H इस पे जाएगा तो NH4+ अमोनियम आयन हो गया, और क्लोरीन हो गया यहाँ ऋणायन Cl-। तो बताओ NH3 पे H प्रोटॉन आ गया तो NH4+ बन गया अमोनियम आयन, और Cl रह गया माइनस। अब ये +1 है ये -1 है, तो सीधा सीधा सूत्र क्या बन गया, NH4Cl, ये सूत्र बन जाएगा सीधा। तो यहां सूत्र बन गया NH4Cl, NH4Cl।
तो बताओ अब जो सूत्र बना वो भी योग है तो यौगिक ही, लेकिन ये बड़ा यौगिक हो गया, ये छोटे यौगिक मिलकर बड़ा बन गया बड़ा यौगिक, इसलिए क्या नाम दिया, योगोत्पाद। तो अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड दो यौगिक थे, दोनों मिलकर बड़ा यौगिक बन गया। और बैलेंस देखो अब, नाइट्रोजन का एक परमाणु, नाइट्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के 3 और 1 4, और क्लोरीन का 1, तो ये रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो रही है। तो इसमें बैलेंस करने की गुणन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये एक एग्जांपल लिया अपन ने, तत्व तत्व से यौगिक, ये दो यौगिक से एक नया यौगिक बनना, बड़ा यौगिक बनना। तीसरा एग्जांपल लिख रहा है मैंने, तत्व प्लस यौगिक से योगोत्पाद। अमोनियम क्लोराइड अपन ने लिखवाया था, एक सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड को, नौसादर। अपन ने बताया था पीतल के बर्तनों पर कलई करने में इसको प्रयुक्त किया जाता है, नौसादर को। अब तीसरा एग्जांपल देखो, तत्व प्लस यौगिक, मैं यहां लिख रहा हूं CO प्लस Cl2, एक लिखा है CO और एक लिखा है मैंने Cl2। CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये यौगिक है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब जानते हैं इसका सूत्र। और ये यौगिक है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन दो अलग अलग परमाणु हो गए, और Cl2 तत्व है। अब एक यौगिक एक तत्व, जरूरी नहीं, देखो मैंने यहां लिखा तो जरूरी नहीं है इधर तत्व ही लिखो, आप वो तो लिख सकते हो, आप ध्यान रखना एक तत्व और एक यौगिक, और इन दोनों की रिएक्शन से बनता है COCl2, जिसको नाम देते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम देते हैं भाई, इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, जिसे बोलते हैं फॉस्जीन गैस। कौन सी गैस भाई, अब याद आया होगा, फॉस्जीन गैस। और मैंने फॉस्जीन गैस लिखा है तो इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है जनरल साइंस में, बताओ। इसको नाम दिया जाता है वार गैस, युद्धक गैस। जितने भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली गैस हैं, जैसे अपन एक नाम सुनते हैं अश्रु गैस वगैरह, सब एक क्लोरीन से ही तैयार की जाती है, सबके सब कार्बनिक रूप में। तो कार्बोनिल क्लोराइड जो तैयार की गई है फॉस्जीन गैस, उसको नाम देते हैं वार गैस। ये विषैली गैस होती है और इसलिए इसको नाम दिया जाता है युद्धक गैस। शत्रु को परास्त करने के लिए वार गैस, इसको नाम दिया जाता है वार गैस। COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, सामान्य नाम क्या है भाई, फॉस्जीन। एक नाम आता है फॉस्फिन, फॉस्फिन ध्यान रखना PH3 होती है, फॉस्फोरस ट्राईहाइड्राइड। फॉस्फिन गैस का सूत्र होता है PH3, ये अलग है ये अलग है, ध्यान रखना दोनों नाम। वो फॉस्फिन गैस है, ये है फॉस्जिन जो कि युद्धक गैस है, जहरीली गैस है, ये जहरीली। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैंने सबसे पहले बताया है पहली अभिक्रिया योगात्मक, इसी को दूसरा नाम दिया जाता है संयोजन। एक ही नाम हो गया, योगात्मक या संयोजन, जुड़ना। इसमें अभिकारक दो होते हैं। अब ये दोनों अभिकारक तत्व तत्व रूप में हो सकते हैं, यौगिक यौगिक रूप में हो सकते हैं, एक तत्व और एक यौगिक हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही आएगा। इनके जुड़ने से बनेगा प्रोडक्ट, वो एक ही आएगा। तो यहां मैंने एग्जाम्पल लिया तत्व तत्व से, यौगिक यौगिक से, एक तत्व एक यौगिक से। तो इस तरह की अभिक्रिया जो होती है उनको नाम क्या दिया जाता है, योगात्मक अभिक्रिया। पहले प्रकार की जो अपन ने अभिक्रिया बताई है योगात्मक अभिक्रिया। इस योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा जो अपन देंगे वो क्या बोलेंगे, जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, अब वो पदार्थ क्या हो सकते हैं भाई, तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, तत्व या यौगिक। जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, आपस में जुड़कर लिखेंगे अपन, यहां पर संयोजन नाम आ रहा है ना, आपस में जुड़कर संयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं,
तो इसे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। योगात्मक नाम दे दो या संयोजन, बात एक ही है। योगात्मक या संयोजन, जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, इनके एग्जाम्पल लेकर मैंने बताया, देखो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो इसे योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। अब ये जुड़ने वाले पदार्थ तत्व तत्व हो सकते हैं, यौगिक यौगिक हो सकते हैं, एक तत्व एक यौगिक हो सकता है, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लेकर बात की। इसी में एक शब्द आता है संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया ये सबसे सरल अभिक्रिया है, सबसे सरल योगात्मक अभिक्रिया, सबसे सरल योगात्मक अभिक्रिया वो ये है। कैसे? इसमें स्थिति ये है, तत्व तत्व से यौगिक का निर्माण, दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाना, वो है संश्लेषण अभिक्रिया। तो बताओ, अभी जो मैंने रिएक्शन लिखी H2 + Cl2 से HCl का बन जाना, ये संश्लेषण भी होगी क्योंकि इसमें तत्व तत्व आपस में जुड़ रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। इसका मतलब संश्लेषण सरलतम है, योगात्मक का ही पार्ट है। संश्लेषण केवल उसके लिए कहेंगे जब तत्व तत्व ही जुड़े। अब योगात्मक में तो देखो तत्व तत्व भी जुड़ सकते हैं भाई, योगात्मक में तत्व तत्व भी जुड़ सकते हैं, यौगिक यौगिक भी जुड़ सकते हैं और तत्व यौगिक भी जुड़ सकते हैं। योगात्मक में सारी संभावना है तत्व, और संश्लेषण में केवल किसको बोला जाएगा जब तत्व तत्व आपस में जुड़ रहे हैं। इसका मतलब सभी संश्लेषण तो योगात्मक हैं। ध्यान से सुनना, मैं जो लाइन बोल रहा हूं, सभी संश्लेषण अभिक्रिया योगात्मक हैं, लेकिन सभी योगात्मक संश्लेषण नहीं है। दो स्थिति आ गई उसमें, सभी संश्लेषण अभिक्रिया योगात्मक हैं लेकिन सभी योगात्मक संश्लेषण नहीं है। जैसे ये संश्लेषण है, इनको योगात्मक अपन कहेंगे, लेकिन ये योगात्मक जो होंगे उनको अपन संश्लेषण नहीं कह सकते। इस तरह की स्थिति आएगी। तो पहली प्रकार की रिएक्शन जो मैंने बताई है वो बताई है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जुड़कर नया पदार्थ बनाते हैं। इसकी मेन पहचान यही है, अभिकारक दो होंगे, प्रोडक्ट एक होगा, ये इसकी मूल पहचान आती है। अब ये अभिकारक इन स्थिति में हो सकते हैं, तत्व तत्व यौगिक बनना, इसको संश्लेषण भी बोलेंगे। यौगिक यौगिक नया बनना, नया यौगिक बड़ा यौगिक बन जाना, तत्व यौगिक से बड़ा यौगिक बन जाना, इस तरह की रिएक्शन जो होंगे तो ये सब संश्लेषण अभिक्रिया होंगी। उसके बाद में नंबर सेकंड जो मैंने लिखी है वो कौन सी लिखी है बताओ? अपघटन अभिक्रिया। नंबर 2 पे जो मैंने लिखी है वो मैं बता रहा हूं अपघटन अभिक्रिया। और अपघटन अभिक्रिया को दूसरा नाम दिया जाता है वियोजन, उसको नाम दे रहे हैं संयोजन, इसको नाम दिया जाता है वियोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। और इसकी स्थिति क्या है? जब कोई पदार्थ अपने अवयवी घटकों में टूट जाता है, जब कोई पदार्थ अपने अवयवी घटकों में टूट जाता है उसको नाम क्या दिया जाता है? अपघटन अभिक्रिया। अब अवयवी घटक से मतलब क्या है? अवयवी घटक से मतलब है पदार्थ जिनसे मिलकर बना है, पदार्थ जिनसे मिलकर बना, यानी कोई पदार्थ जिससे मिलकर बना होता है ना, वो उसके अवयवी घटक हो गए।
तो जब कोई पदार्थ अपने अवयवी घटक में टूट जाता है उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या नाम देते हैं भाई? अपघटन या वियोजन, टूट जाना। जैसे ध्यान दो, यहां पर स्थिति क्या आएगी, देखो अभिकारक एक होगा और डेफिनेटली केमिकल रूप से क्या होगा, वो यौगिक ही होगा। अब ये यौगिक जब टूटेगा तो सरलतम रूप में तो इस तरह से टूटेगा, कोई भी यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना हुआ है उसमें टूटेगा। अगर कोई बड़ा यौगिक है जिसको अपन बोलेंगे यौगोत्पाद, तो वो गर्म करने पर दो यौगिक में टूट सकता है, जिन यौगिक से मिलकर बना हुआ है। यौगोत्पाद दो यौगिक से मिलकर बना होगा ना, बड़ा यौगिक होगा तो दो यौगिक से मिलकर बना होगा, उसमें टूट जाएगा। या फिर यही यौगोत्पाद जैसे अपन ने योगात्मक में बताया बिल्कुल उसके विपरीत हो गया, तत्व यौगिक में टूट सकता है, तत्व यौगिक में टूट सकता है। तो ऐसी स्थिति जो होगी वो किसकी होगी? वियोजन की। यानी इसकी पहचान ये हो गई कि यहां पर अभिकारक एक होगा और प्रोडक्ट होंगे दो। पहचान क्या हुई बताओ? अभिकारक एक और प्रोडक्ट दो, और ये जो दो प्रोडक्ट आए वो किससे आए? उस अभिकारक के टूटने से आए, जिनसे मिलकर वो बना है उसमें टूट गया। यौगिक है सरलतम रूप में इस रूप में टूट सकता है, बड़ा यौगिक है तो दो यौगिकों में टूट सकता है या तत्व यौगिक में टूट सकता है। जैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसका जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं NaCl, किसका सूत्र बताओ? सोडियम क्लोराइड नमक, खाद्य नमक जो अपन बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर, सोडियम क्लोराइड को अपन ने जल में घोल दिया और फिर इसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन अपघटित हो जाएंगे। सोडियम और क्लोराइड आयन कैथोड पर जाकर, एनोड पर जाकर क्लोरीन गैस मुक्त होगी, क्लोराइड आयन जाकर। तो बताओ सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना हुआ था? सोडियम धातु और क्लोरीन अधातु से, जिससे बना हुआ था उसमें टूट गया। और ये मैं बता रहा हूं विद्युत अपघटन, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए अपन ने किसको प्रयुक्त किया? विद्युत धारा का प्रयोग किया अपन ने। सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर विद्युत धारा प्रवाहित की, दोनों इलेक्ट्रोड लगाकर, एनोड कैथोड लगाकर, तो उससे ये सोडियम और क्लोराइड आयन में व्यक्त हो गया, सोडियम क्लोराइड बने। अब ये जो सोडियम और क्लोराइड, ये बताओ किस रूप में टूटा? तत्व तत्व रूप में टूटा। यौगिक किस रूप में टूट गया? तत्व तत्व रूप में टूट गया। बैलेंस कर लो, सोडियम का परमाणु एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन इधर एक है लेकिन यहाँ दो है, तो अपन ने यहाँ पर दो कर दिए, यहाँ पर अपन ने गुणा कर दिया दो से, लेकिन दो करने से सोडियम के दो गए तो यहाँ पर भी दो कर दिए। अब सोडियम के दो, सोडियम दो, क्लोरीन दो, क्लोरीन दो गए। तो ये एक एग्जाम्पल लिया अपन ने विद्युत अपघटन। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मैं सूत्र लिख रहा हूं CaCO3। सूत्र जो मैं लिख रहा हूं CaCO3, बताओ, बोलकर बताओ किसका सूत्र है ये? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपन ने बताया था चूना पत्थर। क्या बताया था अपन इसको? चूना पत्थर, मार्बल पत्थर, ये सारा ये रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है। जैसे अब मैंने बताया था रिएक्शन कि कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर को भट्टे पर लाया जाता है, भट्टे पर लाकर उसको क्या करते हैं? ताप अपघटन करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, उससे बनता है बिना बुझा चूना, जिसको सामान्य भाषा में अपन कड़ी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ताप या विद्युत अपघटन बोलेंगे, सॉरी ताप या ऊष्मीय अपघटन। यानी जब इसको गर्म किया जाता है, जैसे इसको गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस निष्कासित होती है। बताओ कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस निष्कासित हुई। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको बोला जाता है बिना बुझा चूना। रासायनिक रूप से बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और सामान्य भाषा में बोला जाता है, सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, कड़ी। कड़ी बोल लिख देता हूं मैं, समझ जाओगे सब, भट्टों से अपन जो कड़ी लाते हैं। तो बताओ यहां जो एक अभिकारक वो दो प्रोडक्ट में टूटा, लेकिन जो टूटने वाले दोनों प्रोडक्ट है यौगिक यौगिक हो गए, ये वाली स्थिति आ गई। तो किसी भी अभिक्रिया में जब अभिकारक अपने अवयवी घटकों में जिससे मिलकर वो बना उसमें टूट जाता है, उसको अपन अपघटन नाम दे देते हैं।
इसी प्रकार से देखो एक नाम अपन ये लिख गया है, योगोत्पाद तत्व यौगिक में टूट जाना, यौगिक यौगिक में टूटा, तत्व यौगिक में भी टूट सकता है। जैसे इसमें एग्जांपल लें अपन, मैं वही ले लेता हूं COCl2, और प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश अपघटन अगर अपन ले तो ऐसी स्थिति में CO प्लस Cl2, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस दोनों मुक्त हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस दोनों मुक्त हो जाती हैं। जो अभी अपन ने बताया था योगात्मक में, उसको मैंने उल्टा करके लिखा है। अब यहाँ एक तत्व है और एक यौगिक के रूप में। तो कुल मिला के बात यह है कि संयोजन या संयोजन का जस्ट अपोजिट होता है वियोजन, योगात्मक का जस्ट अपोजिट है अपघटन। योगात्मक में दो अभिकारक जुड़ेंगे, नया प्रोडक्ट बनेगा एक, अपघटन में एक अभिकारक टूटेगा, दो नए प्रोडक्ट बनेंगे, जिनसे मिलकर वो बना है वही प्राप्त हो जाएंगे, उनसे मिलकर बना, जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। अब इसी में देखो, जैसे अपन ने योगात्मक में एक लिखा था संश्लेषण, यहां पर एक शब्द मैं लिख रहा हूं विश्लेषण, और विश्लेषण है किसी भी यौगिक का अपने सरलतम, किसी भी यौगिक का अपने सरलतम अवयव, अब सरलतम अवयव क्या होंगे? तत्व तत्व। तो किसी भी यौगिक का तत्व तत्वों में टूट जाना, उसे नाम दिया जाता है विश्लेषण। तो जैसे अपन ने संश्लेषण बताया ना, वैसे यहां पर क्या हो गया, अभी विश्लेषण हो गया। तो जैसे ये रिएक्शन अपन ने ली, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन, ये बताओ ये वाला एग्जाम्पल आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वाला जो एग्जाम्पल है वो विश्लेषण भी होगा। ये किस में शामिल होगा भाई? विश्लेषण में भी शामिल होगा। तो अब जैसे जैसे अपन ने संश्लेषण के लिए बताया, वैसे यहां पर बोलूंगा मैं कि सभी विश्लेषण अभिक्रिया अपघटन है, सभी विश्लेषण अभिक्रिया अपघटन है, लेकिन सभी अपघटन विश्लेषण नहीं है। तो दो मेन मूल रिएक्शन अपन ने पढ़ी है अभी अपन ने, एक तो पढ़ी अपन ने योगात्मक और एक पढ़ी अपन ने अपघटन। उसमें जोड़ते हुए अपन ने पढ़ लिया है संश्लेषण और विश्लेषण, सबसे सरलतम रूप जो बोलते हैं। नंबर 3 अपन ने जो बताई थी वो बताई थी भाई विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा जो प्रकार बताया था वो बताया था मैंने विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। और जैसा नाम से आ रहा है, देखो विस्थापन का शाब्दिक अर्थ होता है दूर हटाना। क्या करना भाई? दूर हटाना। ये अभिक्रिया जनरली होती है, देखो धातु तत्वों की सक्रियता के अनुसार, उनकी सक्रियता विद्युत इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार उनमें किसी भी धातु लवण जो है, धातु लवण में अगर दूसरी धातु डालें जो मूल धातु लवण से ज्यादा सक्रिय है, तो उस धातु लवण में से वो मूल धातु को विस्थापित कर देती है, दूर हटा देती है। इसको मैं सरलतम वे में इस तरह से समझा रहा हूं। इस रिएक्शन की पहचान क्या होगी? मैंने यहां लिखा है A+BC। देखो ये तो है तत्व और ये है यौगिक, ये तो है तत्व और ये है यौगिक, और फिर ये रिएक्शन इस प्रकार से कंप्लीट होती है AC+B। अब देखो यौगिक में हमेशा अपन पहले तो लिखते हैं पॉजिटिव और बाद में लिखते हैं नेगेटिव, धन संयोजी और बाद में लिखते हैं ऋण संयोजी। अब यहां पर A जो है, यहां पर ये जो A है ना, ये B के समान धन संयोजी है, लेकिन इससे ज्यादा सक्रिय है। A B से ज्यादा सक्रिय है, इसलिए इसको इसने यहां से हटा दिया। A ने B को यहां से हटा दिया। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक रिएक्शन बोल रहा हूं मैं, लोहे के चाकू को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में, कॉपर सल्फेट अपन ने बताया था नीला थोथा, ब्लू विट्रोल। तो कॉपर सल्फेट एक लवण हो गया जिसमें धातु कोण है, कॉपर है, और यहां आयरन लिया है मैंने, आयरन भी धातु है, लेकिन आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है,
तो आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया इस लवण में से। और ऐसी स्थिति में कॉपर की जगह आयरन आ गया, तो अब स्थिति हो गई FeSO4 और Cu यहां से हट गया, ये विस्थापित हो गया। तो बताओ इस रिएक्शन में क्या हुआ, एक तत्व यौगिक लवण में से अधिक सक्रिय तत्व यौगिक लवण में से अपने समान कम सक्रिय तत्वों को हटा देता है। मैंने बोला है अधिक सक्रिय कम सक्रिय को हटा देता है अपने समान, जैसे वो भी, ये भी धन संयोजी है, ये भी धन संयोजी है, लेकिन ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए इसने इसको हटा दिया, और हटा दिया इसलिए इसको नाम क्या देते हैं, विस्थापन। तो अब प्रोडक्ट में क्या स्थिति आई, प्रोडक्ट में एक नया यौगिक बन गया और एक तत्व उसमें से हट गया। तो पहचान तो इसकी हो गई, देखो इधर भी तत्व यौगिक, इधर भी तत्व यौगिक, लेकिन नया यौगिक बन रहा है, नया तत्व निकल कर आ रहा है। तो जब इस रिएक्शन की परिभाषा क्या दी जाएगी, जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। जैसे आयरन को अपन ने कॉपर सल्फेट में डाला, आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इस यौगिक में कॉपर आयरन के समान ही है, धन संयोजी है, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे, इसलिए आयरन ने कॉपर को यहां से हटा दिया और ये नया लवण बन गया फेरस सल्फेट और कॉपर हट गया। अब यही क्वेश्चन एक रिएक्शन सामान्य रूप से पूछते हैं कि आयरन यानी चाकू क्या है भाई, आयरन है, उसको कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डाला जाता है, तो कॉपर सल्फेट जो विलयन है वो कैसा रंग हुआ भाई, नीला रंग हुआ। जैसे इसमें चाकू डाला जाता है, लोहे का चाकू डाला जाता है, चाकू का मतलब आयरन, ये डाल रहे हैं तो विलयन का रंग हरा हो जाता है। समझा सकते हो भाई ये रंग ऐसे क्यों हुआ रहा, ये रंग जो हरा हुआ उसका कारण क्या बना, आयरन ने कॉपर को जैसे इसमें से हटाया, अब कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, और फेरस सल्फेट अपन ने बताया था ग्रीन विट्रोल, हरा रंग। तो बताओ विलयन का रंग हरा, नीले से हरा क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर आयन वहां से विस्थापित हो गए और फेरस सल्फेट ये हरा रंग बन गया। और चाकू पर भूरे रंग की परत कॉपर आयन जमा होने से हो जाती है, चाकू पर भूरे रंग की परत कॉपर आयन के जमा होने से हो जाती है। तो इस तरह से जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील तत्वों को हटा देता है, विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में यही हुआ कि अधिक क्रियाशील तत्वों ने यौगिक में से कम क्रियाशील तत्वों को हटा दिया, वो विस्थापन बोल रहे हैं अपन। और इसमें एक अपन एग्जांपल ले रहे हैं, जब किसी धातु पर, एक रिएक्शन और मैं ले रहा हूं जो जनरली पूछी जाती है, ये अम्ल में भी पढ़ेंगे अपन। जब किसी धातु पर अम्ल डाला जाता है तो धातु लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये अम्ल की पहचान है धातु के साथ में, कि जब भी अम्ल को धातु पे डाला जाता है, किसी धातु पे अम्ल को डाल रहे हैं तो धातु का लवण बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होकर निकल रही है इसमें। जैसे अपन ने यहाँ पर लिया जिंक धातु, Zn, जिंक धातु लिया अपन ने, जिंक धातु पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये जो जिंक है विद्युत सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है जिंक,
तो जिंक ने हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर दिया। बताओ धातु लवण क्या बन गया? ZnSO4। ZnSO4 और विस्थापित होकर कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। आया समझ में? तो जिंक धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय है, तो जिंक ने सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, लवण बन गया जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस विस्थापित होकर बाहर आ गई। तो इस तरह की अभिक्रिया को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील तत्वों को हटा देता है। जनरल में समझो भाई, आप हो और आपकी एक गर्लफ्रेंड है, जनरल में ज्यादा समझ में आता है ना आपको, आप और आपकी एक गर्लफ्रेंड है। अब आपसे एक स्मार्ट बंदा आया और उस स्मार्ट बंदे ने आपको तुम्हारी लात और उसके साथ में फ्रेंडशिप कर ली। तो बताओ वो स्मार्ट जो था वो आपसे अधिक क्रियाशील हुआ कि नहीं हुआ? तो वो अधिक क्रियाशील था, आप कम क्रियाशील, तो आपको उसने हटा दिया और नया प्रोडक्ट बना लिया। तो जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, वो विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब इसके बाद में अगली जो अपन पढ़ने जा रहे हैं नंबर 4। मूल रूप से मैंने देखो बोला था स्टार्टिंग में कि मूल रूप से रासायनिक अभिक्रिया 4 ही प्रकार की होती है। मूल रूप से रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती हैं। पहला बताया मैंने योगात्मक, दूसरा बताया मैंने अपघटन, उसी में 2 शब्द अपन ने जोड़े संश्लेषण और विश्लेषण, उसके बाद बताया मैंने विस्थापन, और अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन बाय डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन दोनों तरफ विस्थापन। देखो इस अभिक्रिया की पहचान क्या है? अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं 2 और दोनों यौगिक होते हैं। ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है भाई और ये भी यौगिक है। और अब इसमें क्या होता है कि यौगिकों में समान प्रकार के मूलक आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे यहां पर ए धन संयोजी, बी ऋण संयोजी, सी यहां धन संयोजी, डी ऋण संयोजी। अब ए यानी इसमें तो धन संयोजी ए है, इसमें सी धन संयोजी है, तो धन संयोजी परस्पर बदल जाते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ऋण संयोजी परस्पर बदल जाते हैं। तो ए तो आ गया सी की जगह, सी चला गया ए की जगह। तो बताओ ए जब सी की जगह आ गया तो क्या बन गया? एडी, एडी बन गया। और सी ए की जगह चला गया तो वहां पर क्या बन गया अभी? सी बी। ए यहां सी की जगह आया एडी और सी ए की जगह आ गया तो सी बी बन गया। 2 नए प्रकार के प्रोडक्ट बन गए, और ये जो दोनों बने वो भी क्या बने? यौगिक बने। ये भी दोनों क्या बने भाई? यौगिक। ये भी क्या बने? यौगिक बने। तो इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ हो रहा है ना, यौगिक में, दोनों यौगिक में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए नाम दे रहे हैं द्विविस्थापन। तो इस अभिक्रिया के लिए जो डेफिनेशन दी जाती है, जब किसी अभिक्रिया में 2 यौगिकों, कितने अभिकारक यौगिक हो गए इसमें? 2 गए, 2 यौगिकों के मूलक परस्पर बदलकर 2 नए प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जब किसी अभिक्रिया में 2 यौगिकों के मूलक परस्पर बदलकर 2 नए प्रकार के यौगिक बनाते हैं, उसको नाम क्या देते हैं? द्विविस्थापन। तो यही मैं बता रहा हूं, इसमें एग्जांपल से समझो। सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट,
यहाँ मैंने दो यौगिक लिखे हैं, एक तो लिखा है मैंने सोडियम क्लोराइड और दूसरा लिखा है बेरियम सल्फेट BaSO4। अब यहाँ पर देखो सोडियम धन संयोजी जिसकी संयोजकता होती है +1, ठीक है, क्लोराइड -1 Ba+2 और SO4 -2, ये इनकी स्थिति है संयोजकता की। मैंने बताया था सूत्र संयोजकता से बनता है। अब देखो सोडियम धन संयोजी, इसमें इस यौगिक में धन संयोजी कौन है भाई? बेरियम। ये परस्पर बदलेंगे, सोडियम किसकी जगह जाएगा? बेरियम की जगह, और बेरियम किसकी जगह आएगा? सोडियम की जगह। तो बताओ सोडियम जब यहां पर आ गया तो NaSO4, सल्फेट पर जो पहले बेरियम था उसकी जगह सोडियम आ गया। अब यहां सूत्र जब अपन लिखेंगे तो देखो सोडियम की संयोजकता 1 है जबकि बेरियम की 2 थी वहां पर। यहां सोडियम की संयोजकता कितनी है? 1 है। यहां सोडियम की संयोजकता 1 है और सल्फेट की 2 है। बदल के लिखेंगे तो ये तो 2 इसके नीचे आ जाएगी, 1 इसके नीचे। तो अब जो नया यौगिक बना सोडियम सल्फेट बना, और ये Ba आ गया सोडियम की जगह, तो Ba और Cl, तो Ba की संयोजकता 2 इसकी जगह आ गई। अब सूत्र बना BaCl2। सूत्र देखो 2 नए बने, ध्यान रखना। सूत्र संयोजकता से ही लिखोगे जैसे मैंने सिखा दिया, तो मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा, आप अब कर लेंगे आप। तो सोडियम बेरियम की जगह, बेरियम सोडियम की जगह इंटरचेंज हुआ और 2 नए प्रकार के यौगिक बन गए। तो रिएक्शन की पहचान क्या हुई? अभिकारक दोनों यौगिक, प्रोडक्ट भी दोनों यौगिक। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको नाम क्या देते हैं? द्विविस्थापन। जब अभिक्रिया में 2 मूलकों के यौगिक परस्पर बदल जाने से 2 नए प्रकार के यौगिक बन जाते हैं, उनको नाम दिया जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पर मूल रूप से अभिक्रिया के अपन ने 4 प्रकार बताए। पहला बताया योगात्मक, दूसरा अपघटन, तीसरा विस्थापन और चौथा द्विविस्थापन। 4 मूल रूप से प्रकार बताए अपन ने। अब कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं इन रिएक्शन की पहचान के लिए। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं इन्हीं रिएक्शन की पहचान के लिए। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, दूसरा H2 + Br2, तीसरा देखो मैंने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है मैंने O3 एरो O2 + नवजात ऑक्सीजन, H2 + Br2 से 2HBr, AgNO3 NaCl AgCl BnNO3, Bb लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, Mg + O2 से MgO। अब पहली रिएक्शन में देखो अभिकारक 1 है, अभिकारक क्या है? 1 है तत्व रूप में 1 है,
और यहाँ भी टूटा है तो तत्व तत्व में टूट पाया, तो तत्व भी बड़ा हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखो अभिकारक एक प्रोडक्ट दो आए, जब भी अभिकारक एक प्रोडक्ट दो आएगा तो डेफिनेटली कौन सी अभिक्रिया होगी, अपघटन होगी। और ये इसमें भी अपन विश्लेषण और नाम दे सकते हैं, वियोजन, ओजोन का वियोजन है ये। और यहां पर मैं लिख सकता हूं यूवी रेज, समझ में आया। अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में ओजोन गैस का अपघटन होता है, ओजोन का वियोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, नवजात ऑक्सीजन, और इन्हीं के योगात्मक रूप से ओजोन बनती है। H2 + Br2 से 2HBr, बताओ दोनों तत्व हैं, यौगिक बन गया, यह अभिक्रिया हुई योगात्मक, या फिर नाम आएगा संश्लेषण। योगात्मक या सरलतम रूप में नाम क्या जाएगा भाई, संश्लेषण अभिक्रिया। दो तत्व से यौगिक बनना संश्लेषण भी बोलते हैं, पर सरलतम जो नाम हो गया। इसमें यौगिक यौगिक और दो नए यौगिक बन गए, मूलक बदल गए, Ag किसकी जगह चला गया, Na की जगह, और Na किसकी जगह आ गया, Ag की जगह, तो ये हो गया द्विवीय विस्थापन, दोनों तरफ विस्थापन हुआ ना, द्विवीय विस्थापन। इसमें देखो लेड नाइट्रेट, अभिकारक एक है, गर्म कर रहे हैं अपन, ये जो ट्रायंगल दिखाते हैं गर्म करने के लिए, ताप अपघटन हुआ है, लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दो यौगिक में टूटा है, ये हो गया भी ताप अपघटन या उसमें अपघटन। और यहाँ दो तत्व हैं, यौगिक बन गया, यह अभिक्रिया हो गई योगात्मक। ये कौन सी हो गई भाई, योगात्मक अभिक्रिया। तो इस तरह से अभिक्रिया मूल रूप से अभिकारकों की आपस में क्रिया के आधार पर चार प्रकार की होती हैं, योगात्मक, जस्ट अपोजिट अपघटन, फिर विस्थापन और फिर द्विवीय विस्थापन। चार प्रकार से मूल रूप से अभिक्रिया बोलते हैं। बताओ योगात्मक की पहचान क्या बोली अपन ने, अभिकारक दो प्रोडक्ट एक। अपघटन की पहचान, अभिकारक एक प्रोडक्ट दो। विस्थापन और द्विविस्थापन में अभिकारक भी दो प्रोडक्ट भी दो, लेकिन विस्थापन में अभिकारक तत्व यौगिक प्रोडक्ट भी तत्व यौगिक, द्विविस्थापन में अभिकारक भी दोनों यौगिक और प्रोडक्ट भी दोनों यौगिक। ये तो इनकी पहचान के आधार पर, नाम के आधार पर परिभाषा देते हैं। योगात्मक का मतलब है दो अभिकारक मिलकर नया प्रोडक्ट बनाए, एक नया प्रोडक्ट। अपघटन में एक अभिकारक अपने अवयवी में टूट जाना। विस्थापन में अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को यौगिक में से हटा देता है। द्विविस्थापन में दो यौगिक के मूलक आपस में बदल जाते हैं, दो नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। इस तरह से अभिक्रिया मूल रूप से चार प्रकार की बताई जाती है। इसी रिएक्शन में अपन आगे बढ़ेंगे, वो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।